नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मौर्य वंश से पूर्व जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। तो पहले हम पूरे टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मगध के उत्कर्ष वाली वीडियो में कि जो मगध महाजनपद था ये उस समय के 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और मगध महाजनपद पर अलग अलग समय पर अलग अलग वंश ने शासन किया। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि 7 राजवंशों ने इस पर शासन किया था। उसमें से मैंने 3 वंश आपको पढ़ा दिए। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ये तीनों मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर करा दिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। तो नंद वंश के बाद मगध महाजनपद पर किसका शासन हुआ? मौर्य वंश का। पर मौर्य वंश से पहले कुछ विदेशी आक्रमण देखने को मिले भारत पर। तो वही विदेशी आक्रमण आज हम देखेंगे। उसके बाद हम अगली वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जो आक्रमण हुए जैसे कि सिकंदर ने आक्रमण किया तो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो मगध है एक शक्तिशाली महाजनपद था और इसने अपने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में तो राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में कि जो मगध था इसने अपने अगल बगल के क्षेत्रों में आक्रमण करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था और पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए तो एक प्रकार की राजनीतिक स्थिरता आ गई थी। पर जो भारत का पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र है यानी कि ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं थी और यहाँ पर छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। और वैसे भी देखा जाए तो भारत के देखिए उत्तर में हिमालय है, वहां से तो कोई आक्रमण कर नहीं पाएगा। और नीचे की ओर देखें तो तीनों तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है और उस समय राजाओं के पास शक्तिशाली जल सेना तो होती नहीं थी। तो इस कारण जो भारत का ये वाला क्षेत्र है ना, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, यहीं पर से विदेशी आक्रमण देखने को मिले हैं। क्योंकि जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र था उस समय छोटे छोटे राजाओं का यहाँ पर शासन था और वो एक कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो किस किस ने आक्रमण किया था? तो 2 आक्रमण हुए थे, ईरानी आक्रमण और दूसरा है यूनानी आक्रमण। तो मौर्य वंश से पहले 2 आक्रमण हमें पढ़ने हैं, एक है ईरानी आक्रमण और दूसरा है यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ईरानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरान के हखमनी वंश के द्वारा भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। याद रखिएगा ये विदेशी आक्रमण है। भारत के अंदर के राजा तो आपस में लड़ते रहते थे, पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था यह हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। और हखमनी वंश का संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय था। इसी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु जब इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो ये असफल रहा, मतलब कि सफल नहीं हो पाया। पर उसके बाद भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम भी कहा जाता है, डेरियस प्रथम को मिली थी। सबसे पहला हमला तो साइरस द्वितीय ने किया था जो कि हखमनी वंश का संस्थापक था, पर उसे सफलता नहीं मिल पाई। इसी वंश के शासक डेरियस प्रथम ने, जिसे दारा प्रथम कहते हैं, इसने जब भारत पर हमला किया तो इसको पहली सफलता मिली थी। याद रखेगा पहली सफलता मिली डेरियस प्रथम को, पर पहला आक्रमण किया था साइरस द्वितीय ने। उसके बाद देखते हैं कि डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में जो ये वाला क्षेत्र है गांधार तथा कंबोज, इसको हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मैंने 16 महाजनपद में आपको बताया था ना गांधार और कंबोज के बारे में। तो गांधार और कंबोज को डेरियस प्रथम ने यहाँ के राजाओं को हराकर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। याद रखिएगा ईरान का 20वां प्रांत बना लिया। जो इसने क्षेत्र जीता था ना कंबोज और गांधार, तो इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। और इस क्षेत्र से 360 टैलेंट सोना, उस समय का मापदंड है कि 360 टैलेंट सोना इसे भेंट में मिलता था। तो ये कितना होता था आप ऐसे समझिए, उस समय ईरान को फारस कहते थे। तो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का ये 1/3 था। केवल गांधार और कंबोज से उसे इतना सोना मिल जाता था जितने कि पूरे एशियाई प्रांतों पर उसका साम्राज्य था ना, उसके कुल राजस्व का 1/3 तो उसे गांधार और कंबोज से मिल जाता था। तो उसके बाद आगे देखते हैं
तो इस वंश के अंतिम शासक हुए डेरियस तृतीय। इसको सिकंदर ने आगे आकर पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत कर दिया। तो जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकला तो उसने डेरियस तृतीय को हरा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि हकमनी वंश का जो भारत में था वो। तो ईरानी आक्रमण का भारत पर उस समय क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा उस समय, और ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिला। मतलब कि भारत का व्यापार ईरान से होने लगा तो भारत के व्यापार को बढ़ावा मिला था। तो ये था ईरानी आक्रमण का प्रभाव। तो यहाँ पर हमने ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ा। अब हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। याद रखिएगा, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। और सिकंदर का मूल नाम क्या था? तो सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर, और इसका जन्म मैसिडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बार पूछा गया है कि सिकंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैसिडोनिया में हुआ था 356 ईसा पूर्व। और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर को राजगद्दी पर बैठाया गया था। और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल कहते हैं। और सिकंदर की 3 पत्नियां थीं, पर इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी रोक्साना। क्या नाम था? रोक्साना। और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो बुसेफेलस। ये मैंने आपको सिकंदर के बारे में बताया, जो कि 1 लाइनर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर, और सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर था। इसका जन्म मैसिडोनिया 356 ईसा पूर्व हुआ था, और 20 वर्ष की आयु में इसे राजगद्दी मिल गई। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, प्रिय पत्नी का नाम रोक्साना था, और घोड़े का नाम बुसेफेलस था। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि सिकंदर ने जब भारत के पश्चिमोत्तर भाग से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंभिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो तक्षशिला का राजा था उस समय अंभिक, वो बहुत ही डरपोक राजा था, और उसने क्या किया कि युद्ध से बचने के लिए सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब कि उसने सिकंदर से युद्ध ही नहीं किया, उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और सिकंदर को उसने यहाँ तक की मदद भी की कि भारत पर कैसे आक्रमण करना है, उसके लिए उसने सिकंदर की मदद की। तो उसके बाद सिकंदर आगे बढ़ा और उसने पंजाब, जो कि उस समय झेलम तथा चिनाब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था, और वहां के राजा थे पोरस, तो उसने पोरस पर आक्रमण किया। इनका क्षेत्र कहां पर था? तो झेलम और चिनाब नदी के बीच का क्षेत्र था, पोरस का वहां पर राज्य था। तो इस युद्ध को झेलम को उस समय वितस्ता नदी कहा जाता था, और यूनानियों ने इसे हाइडेस्पीज का युद्ध कहा है। याद रखिएगा, इस युद्ध को यूनानियों ने हाइडेस्पीज का युद्ध कहा है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो पोरस और सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। याद रखिएगा। तो उसके बाद देखते हैं, तो राजा पोरस ने सिकंदर के अपने राज्य पर आक्रमण करने पर उसका कड़ा प्रतिरोध किया। इन्होंने अंभिक की तरह उसकी अधीनता नहीं स्वीकारी, बल्कि इन्होंने कड़ा प्रतिरोध किया, और सिकंदर पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा उसका राज्य वापस कर दिया। तो क्या हुआ? पोरस ने बहुत ही बहादुरी से सिकंदर की सेना का आक्रमण किया, पर बाद में क्या हुआ? तो जब सिकंदर के सैनिकों ने पोरस को बंदी बना लिया और पोरस को सिकंदर के आगे लेकर गए, तो सिकंदर ने पोरस से पूछा था कि बताओ मैं इस समय तुम्हारे साथ क्या करूं? तो पोरस ने उत्तर दिया था कि वही जो इस समय एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो सिकंदर जो है वो पोरस की बहादुरी से बहुत ही प्रभावित हुआ, और उसने जो पोरस का राज्य लिया था ना, वो वापस कर दिया। पर सिकंदर ने पोरस से कहा कि तुम्हें इसके बदले में मेरी मदद करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि आगे मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, उसे जीतने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पर वैसे भी पोरस को उस समय बंदी बना लिया गया था, पोरस अपना साम्राज्य हार गए थे, तो उसने कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो उसके बाद सिकंदर के सैनिक आगे व्यास नदी की ओर बढ़े, और इसी के साथ साथ कहानी का दूसरा हिस्सा भी चल रहा था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला था, तब चाणक्य मगध गए थे सहायता के लिए, क्योंकि मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। पर जो मगध का राजा था धनानंद, वो बहुत ही क्रूर और अहंकारी राजा था। उसने चाणक्य का अपमान करके उन्हें मगध से बाहर निकलवा दिया था। तब चाणक्य शांत नहीं बैठे, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति का फायदा उठाया, और उन्हें पता था कि जो यूनानी हैं ये बड़े ही अंधविश्वासी हैं, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया और सिकंदर के सैनिकों में ये अफवाह फैला दी कि जो भारत है ये देवताओं की भूमि है, और जो भी इस व्यास नदी को पार करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और चाणक्य रसायन विद्या में भी निपुण थे, तो उन्होंने क्या किया कि सैनिकों के भोजन में धीमा जहर मिलवा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो सिकंदर के सैनिक थे धीरे धीरे करके कुछ दिन बाद, कोई 1 दिन बाद मर रहा है, कोई 2 दिन बाद मर रहा है,
क्योंकि उन्होंने भोजन में धीमा जहर मिलवा दिया था। तो सिकंदर की सेना की धीरे धीरे मौत होने लगी और इसी के साथ साथ उन्होंने सिकंदर की सेना में एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाला कि जो मगध है उसके पास बहुत ही शक्तिशाली सेना है और हजारों की संख्या में हाथी हैं जिनका सामना कोई नहीं कर सकता। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से ही मना कर दिया और सिकंदर ने खूब अपने सैनिकों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके सैनिक नहीं माने और उन्होंने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, पर उसकी सेना ने नदी पार करने से मना कर दिया और अंततः क्या हुआ कि सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो जो सिकंदर का थल सेनापति था इसका नाम था सेलुकस निकेटर। नाम आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर के थल सेनापति का नाम क्या था, सेलुकस निकेटर, तथा इसके जल सेनापति का नाम क्या था, नियार्कस। इसके दो सेनापति थे, थल सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था नियार्कस। तो सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। याद रखिएगा कितने महीने तक, 19 महीने तक। और वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व बेबीलोन, जो कि वर्तमान में ईरान में है, यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, बेबीलोन में। तो आगे अब हम सिकंदर की सफलता के कुछ कारण देख लेते हैं कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में उसने आक्रमण किया और वहाँ उसने जीत भी लिया, पर आगे नहीं बढ़ पाया। पर उसके सफलता के कारण क्या थे? तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव सिकंदर की सफलता का एक प्रमुख कारण था। और जो सिकंदर की सेना थी ये शक्तिशाली थी और उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़ों की भरमार थी। सिकंदर की सेना उनके घोड़ों के लिए जानी जाती थी और साथ ही आम्भिक जैसे देशद्रोहियों ने भी इसका सहयोग किया। यह भी इसकी एक सफलता का कारण था। तो ये तो कुछ इसके सफलता के कारण हो गए। अब हम देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था कि भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हो गई। और सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे मोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। फलस्वरूप भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। उसके बाद है कि भारत में गांधार शैली का विकास भी यूनानी कला का ही परिणाम था और यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भी उस समय भारतीयों ने सीखी थी। तो ये सिकंदर के आक्रमण से जो भारत पर प्रभाव हुए थे वो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था? तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण मैंने आपको बताया था हखमनी वंश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था? तो सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? तो हो सकता है मैंने आपको पीछे ना बताया हो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है कि पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था? तो पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के मध्य फैला हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उस समय किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? उस समय नंद वंश का शासन था। राजा कौन थे? धनानंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन, जो कि ईरान में है, वहां पर हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो सबसे पहले किस शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आम्भिक ने। अगला प्रश्न है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो कौन सी नदी थी जिसके तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जो व्यास नदी है इसको सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था, पर जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो
यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।